नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल शाम को दिल्ली में जिस तरह का लाल किले के पास अटैक हुआ है, बम विस्फोट जिस तरह का हुआ है, कार के अंदर विस्फोट बताया जा रहा है। पहले अलग अलग खबरें आई और फिर दिल्ली पुलिस ने बहुत डिटेल में बताया कि किस तरह एक चलती हुई मूविंग कार में जो बहुत धीमे धीमे चल रही थी उसमें बम का विस्फोट हुआ, जिससे आसपास कई सारी कारों में विस्फोट हुआ। अब तक जो खबर है उसमें बताया जा रहा है कि 10 लोग मारे गए हैं, 10 लोगों की मौत को कंफर्म किया गया है और घायलों की संख्या 50 से ज्यादा हो सकती है। इस विस्फोट ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहला सवाल तो अजित डोभाल के उस दावे पर किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2014 के बाद किसी तरह का कोई आतंकवादी वारदात जो है वो देश के अंदर नहीं हुई है। वैसे तो वो तब भी झूठ बोल रहे थे। 2014 में असम में वायलेंस हुआ, 15 में गुरदासपुर, 16 में पठानकोट, 16 में पामपोर, 2016 में ही कोकराझार, 2016 में उरी का विस्फोट, 2016 में नागरोटा के आर्मी बेस पर हमला हुआ था, 2017 में भोपाल उज्जैन की ट्रेन में हुआ था, 2017 में अमरनाथ यात्रा, 2019 की जो पुलवामा की घटना है वो आपको पता ही है, 2024 में बेंगलोर कैफे में हुआ, 2025 में पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हुई और अब लाल किले पर यह घटना हुई है। तो वैसे तो वो वैसे ही झूठ बोल रहे थे, लेकिन जहां तक दिल्ली का मामला है, दिल्ली में सारे इंजन बीजेपी के हैं। दिल्ली में पुलिस जो है वो केंद्र सरकार की है, अमित शाह के अंडर में सीधे काम करती है, गृह मंत्रालय के अंडर में काम करती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की है। दिल्ली के एलजी को भारत सरकार नियुक्त करती है और दिल्ली में जितने भी पावर सेंटर्स हैं सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। 1 इंजन, 2 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन, जितने इंजन हैं दिल्ली में सारे के सारे इंजन भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। और ऐसे में अगर दिल्ली में इतना बड़ा विस्फोट हुआ है, यह कार्रवाई आतंकी कार्रवाई है कि नहीं है, इसके बारे में दिल्ली पुलिस ने अभी तक खुल के कुछ नहीं कहा है, इसलिए हम भी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जिस तरह के ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह की बातें बताई जा रही हैं, कार थी, बेची गई, कश्मीर के किसी बंदे ने खरीदा, कश्मीर में सारा का सारा काम था। इसके पहले फरीदाबाद से खबर आई, पहले आया कि आरडीएक्स मिला है 200 किलो से ज्यादा, फिर पता चला कि नहीं 200 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट मिला है। और यह सब जो कुछ हुआ है वो इशारा यह कर रहा है कि यह आतंकवादी घटना हो सकती है। और अगर यह आतंकवादी घटना है या कोई भी घटना है तो इसके लिए सबसे ज्यादा और अकेले कोई जिम्मेदार है तो वो भारत सरकार और गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। गृह मंत्री जी बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे थे, चुनाव का मैनेजमेंट कर रहे थे। आपको याद होगा कल कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का बयान आया था कि अमित शाह जी जिस होटल में ठहरे हुए हैं उसके लिफ्ट की सीसीटीवी बंद कर दी गई है ताकि कौन उनसे मिलने आ रहा है, कौन मिलके जा रहा है, इसकी खबर किसी के पास ना पहुंचे, इसका रिकॉर्ड किसी के पास ना रहे। तो वो वहां पर थे। प्रधानमंत्री जो थे वो भी बिहार चुनाव में लगे हुए थे और दिल्ली में इतना बड़ा बम विस्फोट हो गया। उसके बाद गृह मंत्री लौट के आए हैं, बयान दिए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को देखिए, कल रात को अंग्रेजी में एक शोक संदेश लिखा, एक बयान दिया जो घटना हुई है उस पर। उसके बाद सुबह सुबह उठकर बिहार चुनाव पर हिंदी में वोट मांगा। बिहार चुनाव पर जो उनका ट्वीट आया वो हिंदी में आया ताकि बिहार के लोगों के लिए स्पेसिफिक है। और उसके बाद अंग्रेजी में ट्वीट आता है कि वो निकल गए भूटान, और भूटान में कोई इतना बड़ा काम नहीं है, कोई इंटरनेशनल मीटिंग नहीं हो रही है। जहां इंटरनेशनल मीटिंग्स हुई, यूएन की मीटिंग हुई, वहां वो नहीं गए। जहां होना जरूरी था, जहां बड़े मुद्दे थे, वहां वो नहीं गए थे। लेकिन भूटान गए हैं क्योंकि उनके राजा का जन्मदिन मनाने गए हैं, राजा का बर्थडे मनाने गए हैं। और अब जब गए हैं तो एक दो वहां पर जो समझौते होते हैं उन पर सिग्नेचर हो ही जाएगा। आप याद कीजिए, राहुल गांधी देश के बाहर जाते हैं तो किस तरह से तमाशा मचता है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी से पूछ के भारत सरकार के ऑर्डर साइन होते हैं। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी देश की सरकार चला रहे हैं। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के पास देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तो राहुल गांधी जब देश के बाहर जाते हैं तो उनकी फोटो आने लगती है, अमित मालवीय उनको ट्रोल करने लगते हैं और सवाल पूछे जाना लगता है कि ये फुल टाइम पॉलिटिशियन है कि नहीं है। देश में इतनी समस्या चल रही है और राहुल गांधी विदेश चले गए, ये अखबारों की हेडिंग होती है, ये टीवी चैनल्स का तमाशा होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बम विस्फोट के तुरंत बाद
अगले ही दिन सुबह सुबह भूटान चले जाते हैं और कोई टीवी चैनल उनसे सवाल नहीं पूछता। कोई टीवी चैनल नहीं कहता कि देश के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई है और वो भी देश की राजधानी में इतनी बड़ी घटना हुई है और प्रधानमंत्री मोदी देश छोड़कर बाहर चले गए हैं। यह सवाल उनसे कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता कि भूटान में ऐसा क्या खास है जिसके लिए जाना जरूरी था। क्या प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाएंगे तो भूटान के राजा का जन्मदिन टल जाएगा? क्या भूटान के राजा का जन्मदिन नहीं मनेगा? दिल्ली एक तरफ पोल्यूशन से जल रही है। मैं विदेश में था, आप लोग जानते हैं, मेरे दर्शकों को पता है, और लौट कर दिल्ली आया। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही ऐसा लगा जैसे आंखें जल रही हैं। वहां 10-10 किलोमीटर पैदल चलने में कोई समस्या नहीं होती थी, यहां 100 मीटर टहलने निकलिए तो आपकी सांस फूलने लग रही है, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुका है। हर बार ग्रैब 3 ग्रैब 4 कुछ लगता था, इस बार कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है। किसी तरह की कोई चीज, किसी तरह का कोई देखभाल, किसी तरह का कोई रोक रखाव नहीं हो रहा है। हां, जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ केस हो रहा है। लोगों ने प्रदर्शन किया कि भाई इस प्रदूषण से मुक्ति दिलाइए, तो लोगों के खिलाफ केस हो गया। एक तरफ पोल्यूशन से दिल्ली जल रही है, दूसरी तरफ पुरानी दिल्ली जैसे सेंसिटिव इलाके में एक बड़ा बम विस्फोट होता है। फरीदाबाद दिल्ली से लगा हुआ है, वहां से विस्फोटक बरामद होते हैं। और जब यह सब कुछ चल रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी देश को अपने हाल पर छोड़कर भूटान चले जाते हैं और गोदी मीडिया खामोश बैठा रहता है। गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम तमाशा करने का मौका तलाश रहा होता है। आप देखिए, यह नक्शा देखिए आप। कल चलाई गई खबर कि जहां पर बम विस्फोट हुआ वहां से थोड़ी दूरी पर मंदिर था। इसमें कोई दो राय नहीं है। पुरानी दिल्ली हम सब घूमते रहे हैं, मेरी पसंदीदा जगह है, अक्सर मैं उठ के चला जाता हूं खाने पीने और घूमने के लिए, शानदार जगह है। लेकिन जरा उस नक्शे को दोबारा देखिए। जहां विस्फोट हुआ उसके पास मंदिर भी था, उसके पास मस्जिद भी है और कई सारी मस्जिदें हैं, उसके पास गुरुद्वारा भी है। और इसके बाद देख लीजिए मरने वालों की लिस्ट निकाली है बाकायदा सरकार ने, जो लोग मारे गए हैं। जरा ये नाम आपकी स्क्रीन पर हैं, बड़ा करके रोक के 1 सेकंड बड़ा करके देख लीजिए। इनमें हिंदू भी हैं, इनमें मुसलमान भी हैं। वो पूरा इलाका मिक्स इलाका है। वहां कोई इस तरह की वारदात होगी तो हिंदू और मुसलमान दोनों उसमें मारे जाएंगे, दोनों को उसका नुकसान होगा। लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि यह आतंकवाद का मामला क्या है, क्योंकि कोई नहीं जान सकता जब तक सरकार खुल के नहीं बताएगी। इसमें पाकिस्तान का हाथ है या कश्मीर के किसी आतंकवादी मॉड्यूल का हाथ है, या ये क्या है, ये यहां से मेरे लिए बता पाना ना सही होगा और ना ही संभव होगा, क्योंकि मेरे पास इंडिया की सिक्योरिटी नहीं है। मेरे पास कोई अंदर से खबर नहीं आती है। मैं उन पत्रकारों में भी नहीं हूं जो कोई खबर नहीं रखते हैं और दावा ऐसे करते हैं कि उनके पास सारी खबर है। हकीकत यह है कि ये मामले इंटेलिजेंस के हैं और जब तक भारत सरकार अपने इंटेलिजेंस से प्राप्त सूचनाओं को साझा नहीं करेगी, सार्वजनिक नहीं करेगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप बस बैठकर कयास लगा सकते हैं कि फला इसमें शामिल हो सकता है, ढिमका इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन भारत सरकार के पास तो इंटेलिजेंस है। कल रेडिट पर एक बच्चे ने एक पोस्ट लिखी थी, वो पोस्ट मैं आपके लिए ले आया हूं, स्क्रीन पर देखिए आप। यह बच्चा बता रहा है कि यह स्कूल से लौट रहा था और स्कूल से लौटते समय इसने देखा कि चारों तरफ पुलिस थी, आर्मी थी और सुरक्षा की जो व्यवस्था होती है वो पहले से ज्यादा थी। और इसकी जो पोस्ट है वो वारदात से 2 घंटे पहले की है। मान लीजिए 3 बजे ये स्कूल से निकला होगा, इसने देखा होगा और उसके बाद ये सब लगाया होगा और 6:52 पर 7 बजे के आसपास बताया जा रहा है ये घटना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि सारी की सारी जो इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं पुलिस के पास थी कि इस तरह की घटना होने वाली है। एक थ्योरी यह बताई जा रही है कि फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में जिस तरह से बरामदगी हुई, जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, बम वगैरह, बम बनाने की जो वस्तुएं, अमोनियम नाइट्रेट वगैरह, शुरू में आरडीएक्स कहा गया लेकिन अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट वगैरह पकड़ा गया। उससे जो वो आतंकवादी हैं या जो लोग थे वो थोड़ा सा पैनिक में आ गए और उनको लगा कि अब कुछ कर दिया जाए वरना सारी योजना फेल हो जाएगी। हो सकता है इनकी योजना बहुत बड़ी रही हो। 26 जनवरी आ रही है, उसके पहले मतलब 3 ही महीने हैं। अगर आप देखिए नवंबर चल रहा है, दिसंबर के बाद जनवरी आ जाएगी। उसके पहले हो सकता है किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की इनकी प्लानिंग हो और जब वो प्लानिंग फेल होती दिखी हो तो फटाफट ये बम विस्फोट कर दिया गया हो। ये हो सकता है। हालांकि डिटेल जो है वो भारत सरकार ही बताएगी, मैं बार बार कह रहा हूं।
लेकिन सवाल यह है कि इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? इसको रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार की है। मोदी जी बिहार में जाकर दावा करते हैं कट्टा राज आ जाएगा, वहां पर अराजकता फैल जाएगी, जंगल राज शुरू हो जाएगा। मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि 11 साल के उनके शासन के बावजूद दिल्ली में कट्टा राज कैसे आ गया, दिल्ली में विस्फोट कैसे हो गया। और मैंने आपको बताया कि यह अकेला दिल्ली का मामला नहीं है। अगर पीछे से देखना शुरू करें तो 2014 में इनकी सरकार बनने के बाद बेंगलोर में बम विस्फोट हुआ था। 2014 में ही असम में हिंसा हुई, 2015 में मणिपुर में हमला हुआ, 2015 में ही जम्मू में हमला हुआ, गुरदासपुर में हमला हुआ, 2016 में पांपोर में हमला हुआ, 16 में ही पठानकोट में हमला हुआ, कोकराझार में, बारामूला में, उरी में, हंदवाड़ा में और फिर से बारामूला में, फिर नागरोटा के सैन्य अड्डे पर हमला हुआ था। 2017 का अगर देखें तो अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ, सुकमा हमला हुआ, भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में बम विस्फोट हुआ, 18 में देखें सुंजवान हमला हुआ, सुकमा हमला हुआ, 2019 का पुलवामा हमला हुआ, 2019 में ही जम्मू में बस स्टैंड पर ग्रेनेड फेंका गया, दंतेवाड़ा में हमला हुआ, कश्मीर में एक और हमला हुआ। 2020 का देखें तो सुकमा में माओवादी हमला हुआ, सुकमा बीजापुर हमला 2021 में होता है, 2023 में राजौरी में हमला होता है, 23 में ही एलाथू ट्रेन में आगजनी होती है, दंतेवाड़ा में बम विस्फोट होता है, 24 में बेंगलुरु के एक कैफे में बम विस्फोट होता है, रियासी में हमला होता है, 2025 की शुरुआत में हम लोगों ने देखा पहलगाम में हमला हुआ और अब अभी 2025 बीता भी नहीं है कि दूसरा हमला दिल्ली में हो गया। यह 2014 से लेकर 2025 तक में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जो हमले हुए हैं, आतंकवादी हमले हुए हैं, उनकी एक लिस्ट मैंने आपके सामने रख दी। बहुत साफ है कि दावे चाहे अजीत डोभाल करें, चाहे अमित शाह करें, चाहे नरेंद्र मोदी करें और चाहे इनका आईटी सेल करे, 11 साल के इनके शासन में लगातार आतंकवादी हमले हुए हैं जिसको रोकने में ये नाकाम रहे हैं। आज सवाल उठाने पर कहा जाता है पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। मैं आपको याद दिलाता हूं 26/11 की घटना, जब मुंबई में ताज होटल में आतंकवादी घटना हुई थी। उस वक्त जब सारा देश आतंकवाद से जूझ रहा था तो नरेंद्र मोदी, जो तब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सीधे सीधे कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रहे थे, कांग्रेस सरकार की नाकामी पर सवाल उठा रहे थे और सीधे सीधे आतंकवादी हमले के लिए उनको जिम्मेदार ठहरा रहे थे जो सत्ता में थे। और मैं साफ कहता हूं कि इसमें कुछ गलत नहीं है। विपक्ष का काम है, पत्रकारिता का काम है सवाल पूछना, और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके हाथों में है, जो दिन रात दावा करते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार कमजोर थी, फलाना की सरकार कमजोर थी, जवाहरलाल नेहरू ने यह किया, इंदिरा गांधी ने यह किया, राजीव गांधी ने यह किया, वो जो अपने शासन को मजबूत शासन कहते हैं, वो जो 56 इंच का दावा करते हैं, उनसे सवाल पूछा जाएगा कि आपके शासन में लगातार इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। उनसे पूछा जाएगा कि अगर मुंबई में ताज होटल पर हमले के लिए मनमोहन सिंह जिम्मेदार थे, तो फिर दिल्ली में लाल किले के पास हुए इस हमले के लिए जिम्मेदार कौन है? पुलवामा के लिए, उरी के लिए और तमाम जो मैंने हमले बताए, इन हमलों के लिए जिम्मेदार सीधे सीधे नरेंद्र मोदी क्यों नहीं है? उनसे सवाल पूछा जाएगा कि बिहार चुनाव के लिए तो आप देश के बाहर नहीं जाते हैं, फुल टाइम बिहार में इलेक्शन प्रचार करते हैं, और जिस दिन बिहार में इलेक्शन प्रचार का मामला खत्म हो जाता है, आपका भूटान का प्लान बन जाता है। चलिए बन गया, लेकिन दिल्ली में बम विस्फोट के बाद भी आपका भूटान का प्लान कैंसिल क्यों नहीं होता है? यह सवाल उनसे पूछा जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि अगर आप जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं तो दिल्ली में रहकर दिल्ली के पॉल्यूशन और अब दिल्ली में जो यह हमला हुआ है, इसके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसको लीड क्यों नहीं करते हैं? गृहमंत्री महोदय आ गए, बहुत अच्छा काम किया। गृहमंत्री महोदय को आना भी चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री को बाहर क्यों जाना चाहिए था? भूटान ऐसा कौन सा अत्यंत महत्वपूर्ण देश है और भूटान में ऐसी कौन सी इंटरनेशनल मीटिंग चल रही है जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का जाना जरूरी था? यह सवाल पूछा जाएगा। गोदी मीडिया भले सवाल ना पूछे, हम तो यह सवाल पूछेंगे कि सर, ऐसे टाइम में ना अगर जाते भूटान, दिल्ली में रहकर दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाते कि आपका प्रधानमंत्री आपके साथ है, इस मुश्किल घड़ी में आपके साथ है, तो क्या यह ज्यादा बेहतर नहीं होता?
बाकी टेक्निकलिटीज, कहां से बम आया, कार किसकी थी, किसको बेची गई, इसको लेकर सिर्फ और सिर्फ कहानियां हैं। अभी बहुत सारे चैनल इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन मैं इस मामले में आपको बिल्कुल साफ कर दूं कि जहां राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, जहां मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जहां मामला आतंकवादी कार्रवाई होने या ना होने के सवाल से जुड़ा हुआ है, वहां सिर्फ और सिर्फ यही सही होगा कि भारत सरकार का, दिल्ली पुलिस का, गृह मंत्रालय का जब तक कोई आधिकारिक बयान ना आ जाए तब तक इस पर चिल्ला चिल्ली ना की जाए। ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर अफवाहें फैलाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये अफवाहें आपको व्यूज भले दिला दें लेकिन देश के लिए नुकसानदायक होती हैं। जरूरी यह है कि देश के साथ खड़े रहा जाए, जरूरी यह है दिल्ली के साथ खड़े रहा जाए, जरूरी यह है कि इस तरह की कोई भी अगर आपको संदेहास्पद कार्रवाई अपने आसपास होती दिखाई दे रही है तो दिल्ली सरकार से, दिल्ली पुलिस से तुरंत संपर्क किया जाए। और जरूरी यह है कि सवाल पूछा जाए कि 2019 के ठीक पहले, 2019 के चुनाव के ठीक पहले पुलवामा हुआ था, आज तक देश को क्यों नहीं पता है कि पुलवामा में आरडीएक्स इतना सारा कहां से आया, पुलवामा की घटना के लिए कौन लोग जिम्मेदार थे, क्या साजिश थी, वो 5-6 साल बाद अभी तक क्यों नहीं खुली है, ये सवाल पूछा जाए। और ये सवाल पूछा जाना इसलिए भी जरूरी है कि एक बार फिर बिहार चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कार्रवाई हुई है और देश को यह जानने का हक है कि आखिर इस तरह की कार्रवाई कैसे प्लान हुई, कहां अंजाम दी गई, और आगे इस तरह की कार्रवाई ना हो, आगे इस तरह की कार्रवाई को रोका जा सके, इसके लिए सरकार क्या कर रही है। तो जो जरूरी सवाल हैं वो मैं पूछता रहूंगा। आपकी ताकत मेरे साथ है, आप सब दर्शकों की, आप सब दोस्तों की ताकत मेरे साथ है, हमारे साथ है। हम साथ मिलकर वो सवाल पूछते रहेंगे जो जरूरी हैं देश की सुरक्षा के लिए और देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए। जो लोग मारे गए हैं इस घटना में, उनके प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। जो लोग घायल हैं, यही उम्मीद, यही प्रार्थना, यही दुआ कि वो लोग जल्दी से जल्दी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं और सरकार से ये सवाल भी और सरकार से ये प्रार्थना भी कि ऐसे कदम उठाए कि इस तरह की घटनाएं देश के अंदर दोबारा ना हो। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।